नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, इतना तो शायद हमने आपको बताया भी होगा या आपने सुना भी होगा कि भारत पूरी दुनिया में इस वक्त दिफाई सामान का सबसे बड़ा इम्पोर्टर बन गया है। यानी फ़ौज या फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाला जो भी सामान है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है भारत में दरामद होता है या इम्पोर्ट होता है। अब ज़ाहिर है ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन शुक्र है कि पिछले कुछ सालों से ये जो मेक इन इंडिया की मुहिम चला रखी है मौजूदा सरकार ने, इसकी वजह से अभी हिंदुस्तान में भी दिफा या डिफेंस से ताल्लुक़ रखने वाली कई चीज़ें मुकामी तौर पर बनाई जा रही हैं। अब इस सिलसिले में हम बताएंगे आपको कई चीज़ें हैं। जैसे एक बार हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि अमेठी में एक नया कारखाना लगाया है जहां पर कलाशनिकोव या AK-203 ऑटोमेटिक राइफ़ल बनाई जा रही है। या फिर कुछ रोज़ के पहले एक दूसरा प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर बनाने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना लगाया गया है। और फिर ब्रह्मोस मिसाइल तो आपने सुने ही होंगे। तेजस हवाई जहाज़ जो है फाइटर एयरक्राफ्ट, एडवांस्ड लाइट एयरक्राफ्ट जो है वो जो है ना एडवांस्ड लाइट एयरक्राफ्ट जो है ना वो तेजस भी हिंदुस्तान में बन रहा है। हिंदुस्तान की अपनी फ़ौज भी यानी एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर रही है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो इस सिलसिले में हम आपको ये बताने वाले थे कि इंपोर्ट में तो खैर हिंदुस्तान टॉप पे है ही, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी एक्सपोर्ट में भी खासी बढ़त या इजाफा देखा गया है। पिछले 10 साल में भारत की एक्सपोर्ट्स जो है ना, डिफेंस की एक्सपोर्ट्स जो है ना 10 गुना बढ़ी है। यानी तकरीबन यूँ कह सकते हैं कि 15 तक के समझो हमारे यहाँ 1600 करोड़ की एक्सपोर्ट होती थी, और जो कि अभी बढ़कर ये अभी जो 22-23 साल 2 रोज़ के बिल पूरा हुआ, इसके जो आदाद शुमार आए हैं उससे पता चला है कि भारत ने इस साल 15,920 करोड़ का दिफाई सामान एक्सपोर्ट किया है। यानी राउंड अबाउट वी कैन से that our exports have become tenfold in last 10 years। 10 गुना बढ़ चुकी हैं। और उनमें क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है वो कुछ तो हमने आपको बताया भी, लेकिन मैं फिर से आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, ये जैसे कोस्ट गार्ड वाले इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी जो है ना बहुत मुल्कों को लगती हैं और हिंदुस्तान बना रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है। LCA लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट मैंने बताया आपको कि तेजस जो हिंदुस्तान ने बनाया है। अभी वो एक तो भारत ने जो है इसको फिलीपीन को बेचे हैं, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस भी बेचे हैं क्रूज़ मिसाइल। और मिस्र के साथ बात हो रही है, मिस्र के साथ और अर्जेंटीना के साथ लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट ये जो तेजस है ना उसके बेचने के लिए। और हमें कभी उम्मीद है कि थोड़े ही अरसे में हमारे फेवर में इसका फैसला आ जाएगा। अच्छा, और आर्टिलरी गन्स जो है तोप जो है वो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। ये अस्त्रा है एयर टू एयर मिसाइल, वो भी भारत बेच रहा है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, वो भी बेच रहा है। रडार्स हैं, और ब्रह्मोस तो हमने आपको बताया ही कि ख़ासतौर पर फिलीपीन को दिए हैं और अभी इंडोनेशिया को भी दे रहे हैं। तो खैर मतलब हमारे कहने का मतलब ये था कि पिछले 10 साल में हमारी जो
डिफेंस के एक्सपोर्ट्स हैं वो 10 फोल्ड या 10 गुना बढ़कर तकरीबन 16,000 करोड़ तक पहुंच गई है। नाजरीन, ये जो भारत में मेक इन इंडिया के तहत ये जो अभी दिफाई सामान मुकामी तौर पर बनाया जा रहा है, तो इससे न सिर्फ हमारा एक्सपोर्ट का काम होता है बल्कि जो एक्सपोर्ट जो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है ना, उसमें भी खासी कमी हो जाती है। फिर अभी जैसे ताज़ा ये पिछले साल बावजूद इसके कि हमने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है इंपोर्ट किया है दिफाई सामान भारत ने, लेकिन इसके साथ साथ भारत ने अपने कारखानों से यानी हिंदुस्तान का अपना बना हुआ माल भी 1 लाख करोड़ का मुकामी तौर पर ख़रीदा है। तो इस तरह से उन कारखानों को खासा ऑर्डर मिल जाता है, तो उन्हें फिर उनका उत्साह बढ़ता है, हिम्मत अफजाई होती है और फिर वो और जोश से काम करने लगते हैं। नाज़रीन, हमने कल आपको बताया था, 3-4 रोज़ से यही जिक्र चालू है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में वो जो PTI की तरफ से एक रिट पिटीशन फाइल की गई है जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट की जो सुओ मोटो की बेंच बनाई गई थी और 1 मार्च का जो फैसला आया था, जबकि वो फैसला अभी तक जो है रिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन वो अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा है। लेकिन उसको मानकर हमने कल भी बताया था कि ECP ने पहले 30 अप्रैल की तारीख दी थी और फिर बाद में वो जो है जैसे उसको फीडबैक आया फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री से, तो फिर उन्होंने वो तारीख बदल कर 8 अक्टूबर कर दी। तो उसके खिलाफ PTI ने जो है रिट पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की बेंच बनाई थी, फिर उसमें से 4 को निकाल दिया। फिर कल हमने आपको बताया था कि 2 जज जैसे जमाल मंदोखैल और मुइनुद्दीन खान जस्टिस मुइनुद्दीन खान, उन दोनों ने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया, तो अभी सिर्फ 3 जज बचे। तो खैर वो हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस से कि आप फुल कोर्ट की बेंच बनाएं, क्योंकि ये बहुत नाजुक मामला है, चाहते हैं कि सब सुने इसको और थारो इसकी जो है ना इसके ऊपर गौर खोज होना चाहिए। तो खैर मतलब कल हमने ये भी बताया था कि वो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनका ये कहना जो है नहीं माना और वो इसी बात पर अड़े रहे कि यही जो 3 जजों की बेंच है यही सुनेगी। अब जैसे ही ये फैसला जो है ना हुकूमत के पास पहुंचा, पाकिस्तान की इसकी वक्त की हुकूमत जो है नून लीग वालों की है, उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपनी एक मीटिंग की। PDM है, उनके साथ जमीयत उलमा इस्लाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी दुबई में इलाज कराने गया है, तो उसके साथ थ्रू वीडियो कांटेक्ट हुआ। खैर, और नवाज शरीफ के साथ भी ज़ाहिर है उनके साथ भी वो मुज़ाकरात करते रहते हैं, शहबाज शरीफ जो है। तो बाद में उन्होंने ये ऐलान किया PDM की सरकार ने कि हम ये जो 3 जजों की बेंच है ये कोई भी फैसला करेगी हम इसको नहीं मानेंगे, हमारा इस बेंच में एतमाद नहीं है। हम ये कुछ भी करना चाहे हम इलेक्शन अक्टूबर से पहले नहीं होने देंगे। अभी आज तो खैर इतवार है, कल पीर है। कल जहाँ तक हमने सुना है कि मौजूदा हुकूमत सीधा दरख्वास्त दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में और उसमें वो इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मौजूदा 3 जजों की बेंच जो है ना ये इसको न सुने, इसको फुल कोर्ट बेंच सुने, क्योंकि इन 3 जजों में हमारा जो है एतमाद नहीं है। अभी जनाब हम इसके बारे में अभी जैसे हमने आपको कल बताया था कि इसकी जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल, वो जब ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स ऐसा बोलते हैं कि जो कल तक जेल में थे आज असेंबली में तकरीर कर रहे हैं, तो इससे उनका जो है ना पार्टीशन होना यानी जानिबदार होना साबित हो जाता है।
और ऐसे में तो जाहिर है जो भी फरीकैन होंगे, अब जहाँ पर तो नून लीग है वो तो अदम एतमाद का इजहार करेंगे ही। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरे हैं जस्टिस मुनीब अहमद, वो वही जज हैं जिन्होंने साकिब निसार के साथ मिलकर 2018 में नवाज शरीफ को न सिर्फ नाअहल करार दिया था बल्कि उसे और मरियम नवाज को जेल में भी डाला था। तो अच्छा, तीसरे जज एजाजुल एहसान जो है ना, वो भी इससे पहले वो जो 63A वाला मामला आया था जिसमें पंजाब की हुकूमत बदली गई थी, जो सीधा सीधा वो मसला तो ऐसा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ ही नहीं है, इन्होंने अपने तौर पर फैसला कर दिया, जैसे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 180 डिग्री पे बदल दिया उन्होंने। खैर, उस वक़्त तो मौजूदा सरकार ये सह गई, लेकिन अभी वो कहते हैं कि हम इन 3 जजों में हमारा जो है एतमाद नहीं है, हमारा भारत की ज़ुबान में कहेंगे विश्वास नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये जो बेंच है बदली जाए, फुल कोर्ट की बेंच लाई जाए जो कि इस केस को असर नो सुने। नाज़रीन, मौजूदा सरकार का ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बज़ाते खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और उसने अगर कोई फ़ैसला किया है तो सुप्रीम कोर्ट को जितना हो सके उसके मामलात में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। यानी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अदारे हैं, वो अगर आपस में ही भिड़ते बैठेंगे तो फिर पाकिस्तान कैसे चल पाएगा। नाजरीन, एक और अजीब बात भी हो गई। कल वो बार बार कह रहे थे उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि फरीकैन को चाहिए कि आपस में मिल बैठें और किसी नतीजे पर पहुँचे। अब इस सिलसिले में ये बात गौर तलब है कि पहले जनाब इमरान खान के साथ जब कभी भी मुज़ाकरात की बात की जाती थी तो वो कहते थे हम इन चोरों के साथ नहीं बातचीत करेंगे किसी भी किस्म की। अब जब उसे दिखाई दे रहा है इमरान खान को कि ये जो मौजूदा अदलिया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या जो 2 जज उनके साथ हैं, वो पीटीआई के फेवर में जा रहे हैं, तो उन्होंने शायद इसका जो है ना इशारा कर दिया है। इसीलिए बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि फरीकैन आपस में मिल बैठें और किसी नतीजे पर पहुँचे, जबकि हकीकत में होना ये चाहिए कि कोर्ट को तो कानून के तकाजे पूरे करने हैं। कोर्ट का मसला ऐसा नहीं होता कि फरीकैन आपस में मिल बैठे, और कोई अगर ऐसा है तो फिर कोर्ट किसके लिए है। कोर्ट को देखना है कि कानून के तकाजे क्या कहते हैं, उनको मद्देनज़र रख के और मुल्क की सूरत हाल को मद्देनज़र रख के, और जैसे वो इनपुट चाहते थे सेक्रेटरी डिफेंस या सेक्रेटरी फाइनेंस के, जैसे उन्होंने कहा था कि हम उनसे भी मशवरा करना चाहते हैं, क्योंकि अगर फ़ौज अपने आदमी नहीं देती और वज़रात ख़जाना पैसा नहीं देती तो फिर इलेक्शन कैसे मुनक़िद किए जा सकते हैं। तो जो रियल टाइम डिफ़िकल्टीज़ हैं और जो कानून के तकाजे हैं, पीडीएम का कहना ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन चीज़ों को ध्यान में रख के और कोई भी फैसला करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब फरीकैन, ज़ाहिर एक फ़रीक जो है पीडीएम, उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है, तो उन्हें चाहिए कि इस बेंच को तब्दील करें और इस केस को असर नौ सुने। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।